श्रीमान विजय मानकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष एपीआई। कृपया तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। अभी अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया पूरे देश में लगभग 19 से 20 राज्यों में हम लोगों ने चुनाव लड़ाया। 1920 राज्यों में हमने चुनाव लड़ाया और छत्तीसगढ़ में भी 11 की 11 लोकसभा सीटों के ऊपर अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने चुनाव लड़ाया। और मैं छत्तीसगढ़ के उन लोगों को, तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया को बड़े पैमाने पर वोटिंग किया। और आपके वोटिंग के वजह से छत्तीसगढ़ में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया इस चुनाव में 5वें नंबर पर आई है। ये आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ये देश के लोगों की, 130 करोड़ भारतीयों की पार्टी है। ये पूरे देश की पार्टी है और ये ऐसी पार्टी है जो 4 चीज़ों पर आधारित है। कौन सी वो 4 चीज़ें हैं? उन चीज़ों को हम कहते हैं भारत का संविधान। संविधान के साथ एक महत्वपूर्ण बात जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉ, यानी मानव अधिकार अंतर्राष्ट्रीय कानून। जो तत्वज्ञान डॉक्टर अंबेडकर ने हमें दिया, वो अम्बेडकरिज्म, और जो मेरा खुद का जो संशोधन है जिसे मैं कह रहा हूँ अनेक अंगो मग्गो, अनेक अंगो मग्गो अर्थात कॉस्मो ह्यूमैनिज्म, ये 4 चीज़ों के आधार पर अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो बेस्ड है। एपीआई हम पूरे देश के अंदर में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया को भारत में एक अखिल भारतीय पार्टी के रूप में इसको प्रस्थापित करना चाहते हैं। क्यों अखिल भारतीय पार्टी के रूप में इसे प्रस्थापित करना जरूरी है? क्योंकि देश में जो संविधान है, हमारा जो देश का संविधान है, वो संविधान को क्रियान्वित अगर करना है, संविधान पर केवल स्लोगन नहीं। अब तक देश के दलितों ने, आदिवासियों ने, पिछड़ों ने, अक़लियतों ने संविधान पर स्लोगन लगाया, लेकिन संविधान ये स्लोगन लगाने से क्रियान्वित नहीं होता। संविधान क्रियान्वित होता है पार्लियामेंट से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। संविधान क्रियान्वित होता है सरकारों से। संविधान क्रियान्वित होता है असेंबलियों से और हाई कोर्ट से। संविधान स्लोगन से और सड़क से क्रियान्वित नहीं होता। इसलिए यदि संविधान का क्रियान्वयन हमें करना है, और संविधान का क्रियान्वयन करना किस लिए जरूरी है? क्योंकि देश में यदि लोगों के अधिकारों को साकार करना है, जो भी भारत के नागरिक है, 130 करोड़ भारत के नागरिक है, या उसमें जिनकी ज़्यादा समस्या है, जो देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, जिनकी समस्या है, अगर उनके अधिकारों के साथ उनका विकास यदि करना है, तो संविधान के साथ मानव अधिकार अंतर्राष्ट्रीय कानून का क्रियान्वयन करना देश में ज़रूरी है। और ये क्रियान्वयन, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्लोगन से और सड़क से इसका क्रियान्वयन नहीं होगा। जो लोग ये सोचते आए हैं कि संविधान का स्लोगन लगाने से, वोट दे देने से, या सड़क पर आकर धरना प्रदर्शन मोर्चा कर लेने से उनके अधिकार साकार हो जाएंगे, तो 70 साल भारत के संविधान लागू होने के बावजूद देश की आज की प्रिवेलिंग ये कंडीशन कहती है कि देश के अंदर में आज भी गरीबी है, विषमता है, जातीय भेदभाव है, माइनॉरिटीज़ मुस्लिम्स के साथ कम्युनलिज्म है। और कल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही, संविधान पर सर रख के उन्होंने कसम खाई कि भाई मैं इसके हिसाब से देश को चलाऊंगा और सबके साथ, सबके विकास के साथ मैं सबका विश्वास भी जो है वो जीतूंगा। तो कल उन्होंने ये बात कही, हम उनको धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसा काम करेंगे। और यदि ऐसा काम नहीं करते हैं, 1-2 महीने के अंदर पता चल जाएगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। नरेंद्र मोदी को ठीक रास्ते पर चलाने वाला लीडर इस देश में मौजूद है, जो आपके आगे खड़ा है।
नरेंद्र मोदी को ठीक रास्ते पर चलाने वाला लीडर आपके आगे खड़ा है, इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन क्योंकि कल उन्होंने बात कही, एक दिन हुआ है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि वो फिर उस रास्ते पर जाने का प्रयास नहीं करेंगे जो पिछले 5 सालों में उन्होंने गलती की। वो संविधान सम्मत सरकार को चलाएंगे, मानव अधिकार सम्मत सरकार को चलाएंगे, और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो देश के अंदर बाकी कोई उनको ठीक करे या ना करे, लेकिन अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया, चाहे बीजेपी की कितनी भी मेजॉरिटी देश में रहे, बीजेपी और नरेंद्र मोदी को चैन से इस देश में हम बैठने नहीं देंगे। ये बात मैं आप लोगों को जो है आज डिक्लेयर कर रहा हूं। अब कुछ बातें आप लोगों को समझने की जरूरत है, और ये बातें यदि आप अच्छी तरह से समझोगे तो वोट क्यों देना है, वोट किसे देना है, ये बात आपको समझ में आएगी। वोट का अधिकार आपको मिला, लेकिन इस वोट के अधिकार में आप रूलिंग में यदि आपको आना है, रूलिंग में, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर देश में सरकार बनाना है, अगर राज्य में सरकार बनाना है, तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, और कुछ बातों को ध्यान में रख के फिर निर्णय लेना होगा कि हमको वोट किसको करना है और किस लिए करना है। 2-4 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, और इस बात के ऊपर हमें आज से, जैसी गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट देश में शपथ लेगी, उस दिन से हमें इन चीज़ों पर ध्यान रखना है और इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। क्या बेसिक बात है कि भारत के अंदर आज 1% लोगों के पास, ध्यान से सुनिए, 1% लोगों के पास भारत में आज 85% संपत्ति हो गई है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर ब्लैक इकोनॉमी को, जिसको आप काला धन कहते हैं, अगर उसको देश में मिला लिया जाए तो 1% लोगों के पास, यानी 130 करोड़ भारतीयों में से 1,30,00,000 भारतीयों के पास 85% देश की संपत्ति हो गई है। पॉइंट नंबर 1 जिसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरा, भारत में आज भी, भारत में 70 साल संविधान लागू होने के बावजूद आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब 36 करोड़ भारत के अंदर में आज भी गरीब मौजूद है। सेकंड पॉइंट जिसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, जो युवा है, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, आज भारत में 7,90,00,000 लोग भारत के अंदर में बेरोजगार है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, भारत की लगभग आधी आबादी ये भारत में भूमिहीन है, जिनके पास जमीन नहीं है जिससे वो अपनी खेती कर सके या अपना घर बना सके, अपना कोई प्रोडक्शन कर सके। ये होने के साथ साथ जो दुनिया में 224% जो दुनिया पे कर्जा है, हर देश के ऊपर कर्जा है, उसी तरह भारत में जो पब्लिक एंड प्राइवेट डेब्ट है, यानी जो सरकार के ऊपर कर्जा है और लोगों के ऊपर कर्जा है, वो डेटा 70% से ज्यादा भारत के लोगों के ऊपर, व्यक्तिगत और सरकार के ऊपर कर्जा है। ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है जिन्हें हमें ध्यान में रखना है, और ये तमाम प्रॉब्लम्स SC ST की जो जातीय भेदभाव की प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम्स है? देश में 4 प्रॉब्लम है, दुनिया में अगर मिलाओ तो 5 प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? C5, इसको हम कहते हैं C5। आपको थोड़ा नॉलेजेबल बताऊंगा। व्हाट आर द C5? 4 भारत की समस्या है, 1 दुनिया की समस्या है। क्या है? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट कैपिटलिज्म, कम्युनलिज्म एंड कंफ्यूजन एंड कॉन्ट्रडिक्शन। ये 4 भारत की समस्या है। और 5वीं दुनिया के अंदर जो समस्या चल रही है वो कंटेम्पररी कैपिटलिज्म की समस्या है। थोड़ा आपको इजी करके समझाता हूं। जातीय भेदभाव है देश में आज भी, देश के दलित्स के साथ, देश के आदिवासियों के साथ,
देश में भटके विमुक्तों के साथ बड़े पैमाने पर जातीय भेदभाव होता है। जातीय पूंजीवाद, जो 1% लोग जो मैंने कहा उनके पास 85% संपत्ति हो गई है, ये दूसरी समस्या है। तीसरे, कल सिवनी के पास 3 मुस्लिम लोगों को मारा, एक इलेक्शन हुआ, 2 दिन नहीं हुए रिजल्ट रखे, मुस्लिम लोगों को डराना धमकाना शुरू किया। संप्रदायवाद की समस्या है, कम्युनलिज्म की समस्या है, और आप लोगों को ये चीजों का समाधान ना समझे करके आपको कंफ्यूज किया जाता है। वो कंफ्यूजन कई ढंग से किया जाता है, आपको संभ्रमित किया जाता है, चाहे मीडिया से किया जाता है, चाहे सोशल मीडिया से किया जाता है, चाहे वेरियस संस्थाएं संगठन मिलके जो है वो गुमराह करती है, और आपके अंदर में कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा, द्वंद्व को जो है वो तैयार किया जाता है। ये भारत की 4 मेजर बड़ी समस्या है जो ब्राह्मणिज्म ने निर्माण की, जो ब्राह्मणवाद से निर्मित समस्याएं है, उसको हम C4 कहते हैं। इसके साथ दुनिया में जो एक पूंजीवाद का मॉडल आया, जिससे कुछ अच्छा भी हुआ, बहुत कुछ नहीं भी हुआ, उस मॉडल में 2008 के बाद एक क्राइसिस जो है वो निर्माण हुआ है, जिसके वजह से दुनिया में बड़े पैमाने पर मंदी हुई है, रोजगार कम हुए हैं, जिसको हम जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं, दुनिया भर पे कर्जा जो है वो बढ़ गया है, और जो वृद्धि दर है वो कम हो गया है। ये जो तमाम फीचर्स है, वो फीचर्स के मद्देनजर हमको जो है ये बातों को सोचना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमारा संविधान अच्छा है, हमारे संविधान ने हमें 1 वोट का अधिकार दिया, लेकिन भारत की चुनावी व्यवस्था ये अप्रातिनिधिक है। भारत की चुनावी व्यवस्था, हमको जो 1 वोट है, उस 1 वोट का अधिकार, वो हमारे पास उसका मूल्य एक नहीं रह जाता। अंबानी और आदिवासियों के वोट की कीमत एक नहीं है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में, राजनीतिक लोकतंत्र में ये मान लेना कि अमीर और गरीब की वोट की कीमत एक होती है, इससे बड़ा भ्रम दुनिया में और कुछ नहीं है। भारत के अंदर 23.5 लाख पर एक सांसद है। आज 23.5 लाख पर भारत में एक सांसद है। ध्यान से सुनिए, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष है। थोड़ा गर्मी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा संयम से सुनेंगे। 20 मिनट 25 मिनट और बोलूंगा, 10 बजे के बाद नहीं बोलूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसको ब्रेक नहीं करूंगा, भले ही गांव में है। भारत के अंदर 23.5 लाख पर एक सांसद है। ये राजनांदगांव पार्लियामेंट, अगर चौकी मोला, मानपुर, औंधी से लेकर अभी आप खैरागढ़ कवर्धा तक जाएंगे तो 300 किलोमीटर लंबी पार्लियामेंट है। 23.5 लाख पर एक सांसद है। अभी आप कहेंगे कि क्या दिक्कत है, भारत की आबादी ज्यादा है इसलिए ज्यादा लोगों पर एक सांसद है। तो भारत से ज्यादा आबादी दुनिया में चाइना में है, चीन में है, लेकिन चीन में लोकतंत्र नहीं है, उसके बावजूद 4 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि है। चीन में 4 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि है, अमेरिका में 7.5 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि है, ब्रिटेन में 1 लाख पर एक प्रतिनिधि है, क्यूबा में 19,000 पर एक प्रतिनिधि है। मैं और आपको कई उदाहरण बता सकता हूं। जर्मनी में 1,34,000 पर एक सांसद है, फ्रांस में 1,20,000 पर सांसद है, लेकिन भारत में 23.5 लाख पर एक सांसद है और 3.25 लाख पर एक एमएलए है। भारत का पार्षद, जिसको आप जिला पंचायत कहते हैं, वो भी जो है वो 23,000 25,000 से कम नहीं जीतता। ये जो व्यवस्था है वो दुनिया के अंदर नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी और एनडीए को मेजॉरिटी आई, मैं ये कह रहा हूं, भारत के जिन भी लोगों ने वोट किया उनका सम्मान करते हुए तमाम नागरिकों का जो भी आंकड़ा निकला, वो आंकड़ा मेरे लिहाज से आज भी मैं कह रहा हूं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार ये माइनॉरिटी की सरकार है, ये मेजॉरिटी की सरकार नहीं है। आज भी मैं ये कह रहा हूं
कि बीजेपी और एनडीए की सरकार ये बहुमत की सरकार नहीं, ये अल्पमत की सरकार है। मैं ईवीएम को 2 मिनट बाजू रखूंगा, इसलिए बाजू रखूंगा क्योंकि मैं पहला लीडर हूं इंडिया का जिसने 14 अप्रैल 2017 को भारत के चुनाव आयोग को एक पिटीशन की थी, और उस पिटीशन में मैंने पहली बार यह कहा था कि जब तक ईवीएम में वीवीपैट नहीं लगता और इसका पेपर ट्रेल काउंटिंग यानी चिट्ठी पर्ची को गिना नहीं जाता, और जब तक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी इसको सर्टिफाई नहीं करती, तब तक ईवीएम से नहीं बैलेट से चुनाव होना चाहिए। ये बात कहने वाला देश में पहला लीडर ये चंद्रबाबू नायडू नहीं, ये राहुल गांधी नहीं, ये और कोई लीडर नहीं, वो लीडर आपके आगे खड़ा है। इसलिए मैं ईवीएम के विषय में बहुत जानता हूं, लेकिन मैं 2 मिनट के लिए ईवीएम को बाद में समझा दूंगा। अभी मैं बाकी चीजों को समझाता हूं। आज भी यदि भारत में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता जो दुनिया के 102 कंट्री में है, क्या पीआर सिस्टम है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, अर्थात जिस पार्टी को जितना प्रतिशत वोट होगा उसके उतने सांसद और विधायक होने चाहिए। उस पार्टी को जितना वोट होगा उसके उतने सांसद और विधायक होने चाहिए। यानी मान लीजिए यदि लोकसभा के चुनाव में एपीआई को 1% मत मिलता है तो एपीआई के 5 सांसद लोकसभा में जाने चाहिए। ये इसका सिंपल फॉर्मूला है। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि बीजेपी और उसके जो अलाइज है एनडीए को 45% मत मिला, यूपीए यानी कांग्रेस और उसके अलाइज को 30% मत मिला। देश की तमाम बाकी पार्टीज जो बीजेपी और कांग्रेस के साथ नहीं थी उनको 25% मत मिला। फिर रिपीट कर रहा हूं, 45, 30 और 25। यदि इसका मैं आंकड़ा निकाल लूं तो आज भी एनडीए यानी बीजेपी को 543 में केवल 245 सीट होना चाहिए। आज भी अगर पीआर सिस्टम देश में होता तो बीजेपी को एनडीए को केवल 245 सीट होती, यानी सरकार बनाने के लिए 272 में लगभग 25 सीट फिर भी उसको कम होती, और दूसरे पार्टी के मदद के बगैर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते थे यदि देश में जो है वो प्रातिनिधिक चुनावी व्यवस्था होती। यूपीए को 165 के आसपास सीट आती, उसको आज जो है 100 के अंदर सीट्स आ गई, 100 के ऊपर बाकी पार्टियों को आ गई। मैं आपको जो ये समझाना चाह रहा हूं कि वी हैव बोरोड द ओल्ड ब्रिटिश मॉडल। हम लोगों ने जब भारत आजाद हो रहा था तो हमारे संविधान बनते समय बहुत सारी अच्छी बातें हमने जरूर ली है, लेकिन कुछ वीकनेसेस जो ब्रिटिश मॉडल की थी या दुनिया में उस समय जो डेवलपमेंट हो रहा था वो मॉडल्स को जो है हमने हमारे संविधान में रखा। दूसरी बात, हमारे देश में आज अगर मैं राहुल गांधी का ही उदाहरण देता हूं आपको और मल्लिकार्जुन खड़गे का उदाहरण देता हूं। राहुल गांधी का उदाहरण आपको जल्दी समझ में आएगा। भले हम कांग्रेस बीजेपी दोनों से एपीआई ने फाइट की है, पर मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं। केवल 30,000 वोटर से, लगभग 30 या 40,000 वोट से राहुल गांधी अमेठी हारे। 6 लाख के ऊपर वोट लेने के बावजूद उनको अमेठी छोड़ना पड़ा, और उनकी जो राइवल है स्मृति ईरानी, वो जो है वो संसद में गई। मेरा ये सवाल है कि वो 6 लाख वोटर जिन्होंने उनको चॉइस किया, उनकी क्या गलती है? वो 6 लाख वोटर चाहते थे कि वो संसद जाए, 6,30,000 वोटर चाहते थे कि मैडम संसद में जाए, 6 लाख वोटर अप्रातिनिधिक हो गए, 6 लाख वोटर को घर में बैठना पड़ा, 6 लाख वोटर के प्रतिनिधि को घर में बैठना पड़ा, 30,000 वाला पार्लियामेंट में गया। ये फ्रॉड चुनावी व्यवस्था है जिसमें आप 5 लाख भी वोट ले लो और आपका
आपका जो प्रतिद्वंद्वी है वो 5 लाख एक वोट भी ले तो 5 लाख वाला घर बैठता है और एक वोट वाला जो है वो संसद में जाता है। ऐसी पागल चुनावी व्यवस्था ये दुनिया के केवल 8 कंट्रीज में है जो फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज है। बांग्लादेश, ट्रिनिडाद टोबैगो, जमैका, सेंट ग्रेनेडिस जो फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज है उसके अंदर में ये चुनावी व्यवस्था है। मैं समझता हूं कि पिछले 70 सालों में किसी पार्टी ने इस चुनावी व्यवस्था को बदलने के लिए काम नहीं किया। ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें ध्यान देना होगा। तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि आपको लगता है कि आपको वोटिंग का अधिकार मिल गया और वोट का अधिकार दे देने से अब भारत में क्रांति ला लोगे। आपको वोट दे देने से आपकी सरकार बन जाएगी। आपके वोट के अधिकार दे देने से जो भी सरकार बनी है वो सरकार से आपकी पूरी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपका ये भ्रम है। क्यों आपका भ्रम है? क्योंकि देश में इस बार लोकसभा चुनाव में 50,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। 50,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। ये 50,000 करोड़ रुपया जो देश के बड़े उद्योगपति है उन उद्योगपतियों ने बीजेपी और कांग्रेस को प्रमुखता से ये पैसा दिया। अब हमारे देश की चुनावी व्यवस्था में ये चुनाव में यदि आप सांसद या विधायक का चुनाव लड़ रहे हो तो आपके ऊपर सीलिंग है कि आप 70 लाख के ऊपर खर्चा नहीं कर सकते। आप 25 लाख 30 लाख से ऊपर खर्चा नहीं कर सकते। किसके ऊपर? कैंडिडेट के ऊपर सीलिंग है। लेकिन पार्टी पर कोई सीलिंग नहीं है। अगर पार्टी चाहे तो आप 70 लाख खर्चा करो, पार्टी 7 करोड़ भी खर्चा कर सकती है या 70 करोड़ भी खर्चा कर सकती है। तो ये देश में अमीर और गरीब के बीच में समानता से चुनाव नहीं हो सकता। गरीब और अमीर के बीच में समानता से चुनाव नहीं हो सकता। आदिवासी और अंबानी के बीच में समानता से चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि अंबानी के पास इतना पैसा है कि वो तमाम आदिवासियों के साथ बाकी लोगों का भी वोट थ्रू बीजेपी या कांग्रेस खरीद सकता है। और भारत में ऐसा लॉ नहीं है कि पार्टी के एक्सपेंडिचर पर सीलिंग होना चाहिए या हर व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है उसको बजट से पैसा मिलना चाहिए। पार्टियों को और कैंडिडेट्स को बजट से चुनाव मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। और 500 रुपए से ज्यादा यदि कोई खर्चा करता है तो उसको चेक से वापस लेना चाहिए। ऐसा प्रोविजन हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंदर में जो है वो नहीं है। और इसके वजह से जो बीजेपी और कांग्रेस है उनको ये कंपनी के लोग जो है वो पैसा देते हैं। अब इनके पास कहां से पैसा आता है? कहां से पैसा आता है? आपके पास पैसा क्यों नहीं, इनके पास क्यों पैसा है? इसका सीक्रेट मैं आपको बताता हूं। जब ये सरकारें बनती है तो जिसको इन्होंने पैसा दिया वो सारे सरकार का जो बिजनेस है वो बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट इन कंपनीज को देती है। ये नरेंद्र मोदी सफेद कपड़े में आते हैं, अच्छे अच्छे नेहरू जैकेट पहनते हैं, आगे पीछे फूल रखते हैं। वैसे मुझे लगता है बॉलीवुड के हीरो भी उनके आगे फीके हो गए हैं आजकल, और इसलिए जो है अक्षय कुमार को भी उनके आगे आना पड़ा। अच्छी बात है, आप और स्मार्ट बन के आइए, चाहे आपको और मेकअप कीजिए और पीआर कीजिए और स्मार्ट बन के आइए। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी को पिछले 5 सालों से चैलेंज कर रहा हूं। क्या चैलेंज कर रहा हूं? नरेंद्र मोदी जी को 5 सालों से चैलेंज कर रहा हूं कि यार आपके अंदर में यदि कुछ अच्छाई है या आपके अंदर आप कहते रहे कि मेरा सीना 56 इंच का है, मैं कहते रहा कि आपका सीना शायद 56 इंच का होगा लेकिन आपका दिमाग 0 इंच का है। आपका दिमाग 0 इंच का है। आज भी बोल रहा हूं, कल अच्छी बात बोला है नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि मैं कांग्रेस बीजेपी से लड़के आया हूं। मैं आपके जैसा कमजोर नहीं हूं और पूरे देश में घूमता हूं और पूरे देश में तमिलनाडु केरला से लेके हिमाचल प्रदेश तक, त्रिपुरा तक, और बिहार से, पंजाब से, मध्य प्रदेश से लेके छत्तीसगढ़, झारखंड से, उड़ीसा से लेके तेलंगाना तक मैंने बीजेपी और कांग्रेस को चैलेंज किया है। और इसलिए विजय मानकर से
उनको जो है वो फाइट करने का मादा आज भी बीजेपी कांग्रेस के साथ नहीं है। तो मैं 5 साल पहले से उसे बोल रहा हूं, इनको बोल रहा हूं। अभी शपथ नहीं लिया इसलिए मुझे ज्यादा बोलने की इच्छा नहीं हो रही है। 2 दिन मैं चाह रहा हूं कि वो आराम कर ले। जिस दिन नरेंद्र मोदी का या राहुल गांधी का या हो सकता प्रियंका मैडम भी आ जाए, क्योंकि वो भी अभी पॉलिटिक्स में है, जिस दिन ऐसे स्टेज पे लाइव टेलीविजन के आगे विजय मानकर से जिस दिन इनका मुकाबला हो जाएगा, उस एक ही दिन में ये देश में फैसला हो जाएगा कि बीजेपी कांग्रेस ये कर सकती है, ये आम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया कर सकती है। एक ही दिन में फैसला हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपके आगे जो लीडर खड़ा है उसकी एक ताकत है। क्या ताकत है? मेरे पास हो सकता है कि अंबानी के इतनी संपत्ति नहीं है और मुझे अंबानी के इतने की संपत्ति की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अंबानी का सारा पैसा लगाकर भी दुनिया का जो नॉलेज खरीदा नहीं जा सकता, वो नॉलेज विजय मानकर के पास है। वो नॉलेज विजय मानकर के पास है। और इसलिए मैं जानता हूं कि देश में क्या करने की जरूरत है, दुनिया में क्या करने की जरूरत है। अब देश के अंदर जब तक पार्टियों के सीलिंग पर खर्चा नहीं लगेगा, देश में पार्टियों को और कैंडिडेट्स को एक फॉर्मूले के तहत चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं मिलेगा, एमपी एमएलए की संख्या देश में नहीं बढ़ाई जाएगी, जब तक जिस पार्टी को जितना प्रतिशत मत है उतने उसके एमपी और एमएलए होना चाहिए, ये रूल जब तक देश में नहीं आएगा, और जो मीडिया वाले अनकंट्रोल्ड न्यूज दिखाते हैं जिस पर कोई रेगुलेशन नहीं है, जब तक मीडिया रेगुलेशन का लॉ देश में नहीं बनेगा, आपका यह भ्रम है कि संविधान बन गया, संविधान में वोट का अधिकार मिल गया, मैं 5 साल में वोट दे देता हूं। अगर 5 साल में आप 50 साल से वोट दे रहे तो बीजेपी कांग्रेस संसद में क्यों? आप आज भी गांव में क्यों बैठे हो? आज भी आप सड़क पे क्यों बैठे हो? ये बात यदि आज आपको समझ में नहीं आएगी तो सॉरी टू से, सरकार बन जाएगी, सरकार बदल जाएगी, हो सकता आपके घर में उज्ज्वला गैस योजना आएगी, आपके घर में ओडीएफ टॉयलेट आ जाएगी, आपके घर में बिजली कनेक्शन आ जाएगा, अच्छी बात है, आना चाहिए, लेकिन आप इस देश में समान नागरिक कभी नहीं बन पाएंगे, उनके बराबर आपकी शिक्षा और संपत्ति कभी नहीं बन पाएगी। और यदि ये काम आपको हासिल करना है तो नीतियों के आधार पर, किसके आधार पर? नीतियों के आधार पर, नीतियों के आधार पर अपनी पार्टी से पॉलिटिक्स करना सीखना होगा, अपने पार्टी से पॉलिटिक्स करना सीखना होगा। क्यों? आपने हजारों सामाजिक संस्था बनाई, हजारों लाखों धार्मिक संस्था बनाई, मैं जानता हूं, पूरा इंडिया घूमता हूं, मेरे पास रिकॉर्ड है, हजारों लाखों धार्मिक संस्थाएं हैं, लेकिन देश चलाने के लिए 2-3 स्पेशलाइज्ड पार्टी आपने नहीं बनाई। देश चलाने के लिए 2-3 स्पेशलाइज्ड पार्टीज आपने नहीं बनाई। You don't have the specialist people on constitution. You don't have the specialization on human rights. You don't have the specialization on science and technology. You don't have the specialization on economics. You don't have the specialization on political science and public administration. Neither do you have specialization on public policies. And if you don't have specialization on all these things, sorry to say, in spite of the fact that you are having the right to vote, you cannot govern the country. You cannot govern the country. भले ही आपके पास वोट देने का अधिकार है, लेकिन जब तक आपके पास अपनी स्पेशल पार्टी नहीं है और आपके अंदर ये विशेषता नहीं है, आप इस देश में हुक्मरान नहीं बन सकते। ये मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, यही काम करने के लिए हमने अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का निर्माण किया है और आज पूरे 20 राज्यों में एपीआई को हमने स्प्रेड किया और कांग्रेस और बीजेपी की अल्टरनेटिव पार्टी जो है वो एपीआई को बना रही है। तो इसलिए आप लोगों को, आप जो भी काम करते हैं, सामाजिक काम, धार्मिक काम जो भी करते हैं, मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आपको यदि पढ़ना है, जो युवा लोग सुन रहे हैं, जो लड़के लड़कियां सुन रहे हैं, या जो लोग
और भी है पढ़ना चाहते हैं, मैं आपसे कुछ बात कहना चाहूँगा। क्या बात कहना चाहूँगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा इतिहास, धर्म और संस्कृति को पढ़ते हैं। हम बहुत ज़्यादा इतिहास, धर्म और संस्कृति को पढ़ते हैं, लेकिन दुनिया बदल गई है। दुनिया बदल गई है। दुनिया कैसी बदली? पिछले 70 सालों में दुनिया 7 बार बदली। आज जहां पर वर्ल्ड खड़ा है वो धर्म के वजह से नहीं खड़ा है। आज जहां दुनिया खड़ी है वो विज्ञान के वजह से खड़ी है, वो संविधान के वजह से खड़ी है, वो मानव अधिकारों के वजह से खड़ी है, और वो अर्थनीति के वजह से दुनिया खड़ी है। यदि आप दुनिया का इतिहास मैग्ना कार्टा के पहले, 1215 के पहले, मैग्ना कार्टा के पहले यदि दुनिया का इतिहास देखेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले यदि आप दुनिया का इतिहास देखेंगे, अमेरिकन रेवोल्यूशन के पहले आप दुनिया का इतिहास देखेंगे, या यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स के डिक्लेरेशन के पहले यदि आप दुनिया का इतिहास देखेंगे, या जब आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज की, या उसके बाद स्टीफन हॉकिंस आए, या मिचियो काकू आए, जिन्होंने साइंस का बड़ा डेवलपमेंट किया, अगर इसके पहले दुनिया को देखेंगे तो दुनिया में आप पाओगे कि धर्म और फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म यानी जिसको आप ठोकशाही कहते हो, क्या कहते हो उसको, जागीरदारों का राज जो है वो था। धर्म और जागीरदारों का राज मैग्ना कार्टा के पहले था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले था। ये दुनिया जो बदली है वो पिछले 900 साल के अंदर में बदली है। पिछले 800-900 साल में ये दुनिया बदली है, और ये दुनिया बदलने के पीछे सबसे बड़ा रोल रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, सबसे बड़ा रोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशंस का, सबसे बड़ा रोल रहा है ह्यूमन राइट्स का, सबसे बड़ा रोल रहा है इकोनॉमिक्स का। और इसलिए जिन लोगों को लगता है कि भारत को बदलना है, बीजेपी क्या बोलती है, क्या हिंदुत्व आपको बताती है, या बाकी लोग क्या बताते हैं, उसके ऊपर आपको डाइवर्ट होने की, गुमराह होने की जरूरत नहीं है। यदि भारत को महान बनाना है तो जिनको पढ़ना है, बदलाव लाना है, उन लोगों के लिए कह रहा हूं, 5 चीजों पर मास्टरी मिलाना चाहिए। कौन सी 5 चीजें जिस पर मास्टरी मिलाना चाहिए? एक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी, तीसरा रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ यानी संविधान और इंटरनेशनल लॉ, चौथा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक पॉलिसीज, और आखिरी इंटरनेशनल रिलेशंस यानी ग्लोबल पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स। यदि आपको भारत को नया भारत और प्रबुद्ध भारत बनाना है, तो नया भारत, प्रबुद्ध भारत यदि बनाना है, या दुनिया को प्रबुद्ध विश्व बनाना है, तो आपको ये 5 चीजों पर मास्टरी करना होगा। और जब तक आप संसद में नहीं जाओगे, जब तक आप विधानसभा में नहीं जाओगे, unless you become the lawmakers, the policy makers and the job givers, you cannot change India. जब तक आप lawmakers, job givers and policy makers नहीं बनते, आप भारत को नहीं बदल सकते। Sorry to say, आप जिसका भी नारा लगाओ, चाहे 1,00,000 बार लगाओ, चाहे 1000 बार लगाओ, या नारा मत लगाओ, जिसके भी नाम का लगाओ, भारत में जो भी अलग अलग नारे लगाते हो, जिसके भी नाम के लगाते हो, यदि ये 5 चीजों पे अगर आप मास्टरी नहीं करोगे और पार्लियामेंट में नहीं जाओगे, अगर असेंबली में नहीं जाओगे, तो आप नया भारत, प्रबुद्ध भारत नहीं बना सकते, और आपके जीवन में बदलाव नहीं आ सकता है। जो काम देश में कोई नहीं कर रहा है, वो काम करने के लिए मैंने अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई है। जो काम देश में कोई नहीं कर रहा है, वो काम करने के लिए मैंने अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई है। और 2019 का चुनाव समाप्त हुआ। 2019 में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया को हमने पूरे देश में प्रस्थापित किया। छत्तीसगढ़ में हम 5वें नंबर पर आए, राजस्थान में हम 5वें 6वें नंबर पर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इसमें पार्टी एस्टैब्लिश हो गई। तेलंगाना, त्रिपुरा, बिहार, पंजाब, दिल्ली, केरला, इसके अंदर पार्टी अच्छे से जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई। और 2024 का चुनाव आएगा। मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि भारत में अब हम ये कोशिश करेंगे कि 55 सांसदों को जिताने का प्रयास हम करेंगे, जिसमें
छत्तीसगढ़ में 6 सांसद जिताने का हम लोगों ने टारगेट लिया है। छत्तीसगढ़ में 6 सांसदों को जिताने का टारगेट लिया है। और यदि आज की ये सभा है, यदि आप मेरे बात को विचारों से यदि सोच विचार करके सहमत होते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, पर अगर आप मेरी बातों से सोच विचार करके सहमत होते हैं तो आज एक बात का निर्णय करना होगा। क्या निर्णय करना होगा कि 2024 में इस राजनांदगांव पार्लियामेंट से न कमल दिल्ली जाएगा और न पंजा जो है वो दिल्ली जाएगा। अगर राजनांदगांव से दिल्ली जाएगा तो वो कोर्ट जाएगा। अगर आप ये करते हैं तो मैं समझता हूं कि ये राजनांदगांव पार्लियामेंट, ये राजनांदगांव जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट है या और भी कवर्धा डिस्ट्रिक्ट जो आता है इस पार्लियामेंट में, वहां और पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में हम पूरे देश को एक नया मॉडल दे सकते हैं। ये काम हम करने जा रहे हैं। और भारत का संविधान, मानव अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून और जो वेरियस लॉज है और वेरियस जो पॉलिसीज है उस पर हम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं। और आप लोगों से हमारी विनम्र जो है वो विनंती है कि आप इस काम में जो है वो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का साथ दे और ये साथ देकर भारत की तमाम ये जो C5 की प्रॉब्लम्स बोली है इसको हम सॉल्व करें। मैं आपसे बहुत शॉर्ट में कहता हूं, लोग कहते हैं कि भारत से गरीबी दूर नहीं हो सकती। कल नरेंद्र मोदी जी को यह कहना पड़ा कि गरीबों के वजह से सरकार बनी और हमको गरीबी को समाप्त करना है। मैं नरेंद्र मोदी जी से यह पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 साल जब आपने सरकार चलाई तब आपके मुंह से यह बात क्यों नहीं निकली कि हमको गरीबी समाप्त करना है। कल नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं सबका विश्वास के साथ सरकार चलाऊंगा। मैं नरेंद्र मोदी जी से यह पूछना चाहता हूं कि आज बस्तर के आदिवासियों की, झारखंड के आदिवासियों की या हमारे रतलाम और धार डिस्ट्रिक्ट के महाकौशल के आदिवासियों के साथ जो, या भील प्रदेश जो राजस्थान का जो एरिया है वहां के आदिवासियों के साथ जो उनकी जल जमीन जंगल को आप नस्ते नाबूद कर रहे हो, जो उनको विस्थापित कर रहे हो, गैर आदिवासी बना रहे हो, उसके अधिकार देने की समझ आपको क्यों नहीं आई। मैं नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहूंगा कि आप ये कहते रहे कि मैं पिछड़ा वर्ग का प्राइम मिनिस्टर था, तो जब आपने 5 साल सरकार चलाई तो आपने बजट में देश के ओबीसी को, पिछड़े वर्ग को 100 रुपए में केवल 25 पैसा क्यों दिया? जिसका 50 रुपए का बजट में हक बनता था उसको 1 रुपया भी नहीं, 25 पैसा केवल आपने क्यों दिया? यदि आप कह रहे हैं कि हम माइनॉरिटीज को, मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को मैं आह्वान करता हूं कि आओ और हम एक देश बनाएंगे, तो मैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार से ये पूछता हूं कि आपने सच्चर कमेटी और कुंडू कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो रिपोर्ट है इसको अब तक इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? ये सवाल नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछता हूं। मैं आपसे जाते जाते ये कहता हूं, लोग कहते हैं कि भारत से गरीबी दूर नहीं हो सकती, लोग कहते हैं भारत से विषमता दूर नहीं हो सकती, लोग कहते हैं कि भारत आगे नहीं जा सकता। मैं ये कहता हूं कि 10 साल अगर इस नीति को लागू कर दिया जाए, जो नीति मैंने बनाई है अनेक अंगों मग्गों के आधार पर, अम्बेडकरिज्म, संविधान और मानव अधिकारों के आधार पर, ये जो नीति जो मैंने बनाई है, जो आपके आगे हिंदी में भी है, ये लोग दे देंगे आपको, तो 10 साल के अंदर केवल गरीबी को समाप्त नहीं किया जा सकता है, गरीब को, हर गरीब को मिनिमम अमीर बनाया जा सकता है। मिनिमम अमीर बनाया जा सकता है। पूरी 50, 60, 100 नीतियों में एक ही नीति बताता हूं, E4 H2 S2 R2, E4 H2 S2 R2। क्या E4? एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, एंडाउमेंट्स। S2 हेल्थ, हाउसिंग। S2 स्किल्स, सोशल सिक्योरिटी। R2 रिप्रेजेंटेशन एंड रिजर्वेशन। आप ध्यान से सुनिए, एक ही नीति बता रहा हूं, एपीआई ने एक ही नीति बनाई, आपको एक ही बता रहा हूं 100 नीतियों में। H2 R2, E4 H2 S2 R2। क्या शिक्षा है भारत में? 12वीं तक फ्री एजुकेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्री एजुकेशन, यानी सबको मुफ्त शिक्षा होना चाहिए। कौन से क्लास तक?
12वीं तक। जम से बोलो, नहीं तो फिर आप छत्तीसगढ़ में पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है क्या? छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया ना, छत्तीसगढ़िया बरोबर है कि नहीं है? तो बगैर शिक्षा के बढ़िया होगा क्या? जम से बोलो, बगैर शिक्षा के छत्तीसगढ़िया बढ़िया होगा? होगा। 12वीं तक सबको फ्री शिक्षा होनी चाहिए, एक बात। और केवल फ्री शिक्षा नहीं, 12वीं तक समान शिक्षा होनी चाहिए। कैसी शिक्षा होनी चाहिए? अभी देखिए, आपका बच्चा गांव के स्कूल में पढ़ता है, गांव के स्कूल में टॉयलेट बाथरूम नहीं, ब्लैक बोर्ड नहीं, चॉक्स नहीं, और अगर टीचर है तो टीचर भी गायब। फिर मिड डे मील्स में बीच में ये कहा था रमन सिंह जी की सरकार ने कि अंडा ही मत खिलाओ। अरे भैया, पूरी दुनिया अंडा खाती है। ये रमन सिंह जी गए, वो पुरानी बात हो गई, लेकिन कहते अंडा मत खिलाओ। क्यों? उपवास करना, आपको मैं बताता हूं, भारत में उपवास करना ये हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा ठीक नहीं है। मैं आपको बताता हूं, डॉक्टर क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बताता हूं क्यों। अगर आप बचपने से आपका खाना ठीक ना हो तो सबसे ज्यादा फर्क उसका ब्रेन पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? ब्रेन पर। और ब्रेन पे अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ, यानी अगर ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक नहीं हुआ, तो आप बॉडी से बहुत ताकतवर हो सकते हो बाद में, लेकिन ब्रेन का डेवलपमेंट हो नहीं सकता। तो इसलिए आप लोग बहुत उपवास करते होंगे, जो भी कारण होगा, लेकिन मैं ये कहूंगा सोच समझ के करो, खाना ठीक से खाओ, पढ़ाई ठीक से करो। 12वीं तक यूनिफॉर्म एजुकेशन होना चाहिए, यूनिफॉर्म करिकुलम, यूनिफॉर्म स्कूल्स, यूनिफॉर्म टीचर्स। जिस दिन अंबानी का बच्चा और आदिवासी का बच्चा एक स्कूल में पढ़ेगा, और जब 15 क्लास हो जाएंगे, जब पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगा, उस दिन पता चलेगा कि अंबानी का बच्चा होशियार है या आदिवासी का बच्चा होशियार है। अभी अलग अलग कैरिकुलम में पढ़ा रहे, फिर आप बोलते हैं, आपसे अगर मैं इंग्लिश बोलूं तो आप ऐसा देखते हो कि सर ने क्या बोला। और अगर अंबानी का बच्चा हो, एसी स्कूल में जाता है, बस में जाता है, पूछता है जॉनी जॉनी, यस पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा, ओपन योर माउथ। बराबर है। फिर 15 साल के बाद बोलते हो इंटरव्यू में जाएगा तो ये मेरिटोरियस है, ये मेरिटोरियस नहीं है। तो शिक्षा की ये नीति होनी चाहिए। हायर एजुकेशन 75% तक भारत में, अभी जो 23% जो है, उसको हायर एजुकेशन को 75% ले जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, उच्च शिक्षा बिल्कुल स्वस्थ कर देना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट। भारत में आपकी खेती है पर यहां इंडस्ट्री नहीं है, खेती है लेकिन इंडस्ट्री नहीं है। आपके खेतों में जो पैदा होता है, आपके खाने पीने के अलावा उसका क्या प्रोडक्ट बन सकता है, उससे रिलेटेड क्या प्रोडक्ट हो सकता है, ये इंडस्ट्रीज होना चाहिए। स्मॉल स्केल और मिडिल स्केल। ये मोबाइल जो आपके पास आता है, चाइना में घर में महिलाएं मोबाइल का सर्किट बनाती है, चाइना में महिलाएं मोबाइल का सर्किट चाइना में बनाती है, और गवर्नमेंट वो लेती है, कंपनी में असेंबल होती है, और मोबाइल जो है हमको बनकर आता है। स्मॉल स्केल एंड मिडिल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना होगा। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, एंटरप्रेन्योरशिप, यानी आपको उद्योगपति बनाने के लिए स्पेशल पॉलिसीज को लाना होगा। पॉइंट नंबर 4, एंडोमेंट्स, यानी संपत्ति। कैसे संपत्ति? 2 बातें बता देता हूं केवल आपको। जिस परिवार के पास भूमि नहीं है, उस परिवार को, हर भूमिहीन परिवार को 5 एकड़ भूमि दी जानी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। अगर उसके बावजूद भूमि नहीं है तो जिनके पास ज्यादा भूमि है उनसे खरीद कर दी जानी चाहिए। उसके बावजूद भी अगर भारत की भूमि समाप्त हो गई और भूमि नहीं है तो रहने के लिए घर तो देना कंपलसरी है, लेकिन इसके साथ उसके अकाउंट में 50 लाख का बॉन्ड जमा करना चाहिए, जिसका इंटरेस्ट उसको हर महीने में मिलेगा। और उस 50 लाख से अगर उसको 1 करोड़ 2 करोड़ का अगर लोन लेना है तो वो प्लेज होगा कोलैटरल करके, और एक तरफ उसको मंथली इंटरेस्ट मिलेगा, एक तरफ उसको उद्योग करने के लिए पैसा मिलेगा। और इसके आगे बता रहा हूं, भारत का हर परिवार जो गरीब है या मध्यम वर्ग है, उसको भारत की गवर्नमेंट कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज जो ब्लू चिप कंपनीज है, उनके अंदर में बजट से पैसा
के लेकर जो है हर परिवार को शेयर खरीद कर दिया जा सकता है, जिससे भारत का हर परिवार मिनिमम तौर पर अमीर हो सकता है। आपकी ताली कम बजी, मैं जानता हूं आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लग रहा है सर ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो मलेशिया में हुआ, मैं जो बता रहा हूं वो साउथ अफ्रीका में हुआ, मैं जो बता रहा हूं वो ब्राजील में हुआ, मैं जो बता रहा हूं वो पूरे यूरोप में हुआ। मैं आपको वही बता रहा हूं जो दुनिया में पब्लिक पॉलिसी को लागू किया और उसके आगे मैंने जो है वो पॉलिसी बनाई है। अब ये जो जल जमीन जंगल है आदिवासी का, आप जंगलों के बीच रहते हैं, मैं आदिवासी को सबसे प्रगत मानता हूं, मैं आदिवासी को सबसे प्रगत मानता हूं। आदिवासी एक ऐसा कम्युनिटी है जो नेचर के साथ रहता है और उसको किसी धर्म की जरूरत नहीं है, उसको किसी रिलीजन की धर्म की जरूरत नहीं है। आदिवासी को प्रकृति, लॉ ऑफ नेचर को आदिवासी मानता है। और यदि आप देखोगे तो ट्राइबल्स में आपको मानवता बहुत ज्यादा मिलेगी, जैसे जैसे डीप जंगल में जाओगे आपको मिलेगी। वैसे हर इंसान अच्छा है, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन आदिवासी लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से जीता है। इन आदिवासियों के हमारे देश के जमीन में 1000 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। कितनी संपत्ति है? फिर से बोलो, 1000 लाख करोड़ रुपया, 1000 लाख करोड़ रुपया। अब यह आदिवासी इस देश का जल जमीन जंगल का मालिक है। 50,000 साल पहले अगर किसी ने सभ्यता बनाई ये भारत में, तो वो आदिवासियों ने बनाई है। संस्कृत के पहले मुंडारी और संताली अगर नहीं होती, गोंडी नहीं होती, तो संस्कृत का जन्म भी देश में नहीं होता था। बुद्ध के, आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, बुद्ध के 40,000 साल पहले आदिवासियों ने सभ्यता बनाई। पहला लॉ ऑफ नेचर का कोया पुनेम दर्शन त्रिमंद सूल सरी, ये जो है वो शंभू माधव ने बनाई, कुपार लुंगो ने दिया। आप उसको स्टडी करो, आदिवासी का कल्चर। ये मुझे आपको बताना पड़ रहा है, आप तो आदिवासियों के करीब हो, लेकिन आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन मैं भारत का पहला लीडर हूं कि मैं देश में सब लोगों को समान मानता हूं, मैं इंसानियत को मानता हूं। मैं किसी जाति धर्म को नहीं मानता, मैं इंसानियत को मानता हूं। और मैं कॉस्मोस को मानता हूं, मैं साइंस को मानता हूं। मैं जाति धर्म को नहीं मानता, मैं साइंस को मानता हूं, मैं इंसानियत को मानता हूं। लेकिन मैं पहला लीडर हूं भारत का जो देश के जंगल जंगल में गया, आदिवासियों को समझा, और सबसे ज्यादा प्यार और सपोर्ट मुझे देश के आदिवासियों ने दिया। सबसे ज्यादा प्यार और सपोर्ट मुझे देश के आदिवासियों ने दिया, और इसलिए मुझे आदिवासियों के बहुत सभ्यता के विषय में चीजें मालूम है। तो ये 1000 लाख करोड़ रुपए का आज ये मोदी गवर्नमेंट चाहती है, कांग्रेस गवर्नमेंट चाहती है कि ये सारा पैसा अंबानी, अडानी और उनके टीम को ट्रांसफर कर दिया जाए। अंबानी, अडानी और उनके टीम को ट्रांसफर कर दिया जाए। और मैंने भारत के संसद में 16 बिल दिए हैं, 16 बिल। भारत का पहला लीडर हूं जो संसद नहीं गया हूं, लेकिन 16 बिल दिए। लेकिन आप लोगों ने अगर मुझे साथ दिया, और आप लोगों को अगर आप लोगों ने मुझे मत दिया, आप लोगों ने अपना प्यार दिया और आशीर्वाद दिया, तो 2024 में मैं अकेले संसद में नहीं जाऊंगा, मेरे साथ 50-55 एपीआई के एमपी ये संसद में जाएंगे। क्या आपको लगता है मैंने संसद जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ऐसे आवाज में 1 लाख भी वोट नहीं मिलेगा। फिर से बोल रहा हूं, ईमानदारी से बोलना, क्या आपको लगता है मैंने संसद में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? भारत का सबसे विद्वान लीडर ये घर में बैठना चाहिए या संसद में बैठना चाहिए? पक्का चेक कर लूंगा आपको बात, ठीक है? आज बोल दिया, कोई बात नहीं, अभी चुनाव का समय है। तो मैंने संसद को 16 बिल दिए, जिसमें के 2 बिल दिए आदिवासियों को जल जमीन जंगल का मालिक बनाने के लिए, उनको शेयर होल्डर बनाने के लिए। 2 बिल दिए मानव अधिकारों के लिए।
11 बिल दिए जो चुनावी व्यवस्था है उसको बदलने का जो है प्रोविजन के लिए। तो मैंने E4 बताया। S2 हेल्थ एंड हाउसिंग, सबका स्वास्थ्य का प्रोविजन गवर्नमेंट के बजट से हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हो, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल कम हो तो इंश्योरेंस पॉलिसी हो ताकि प्राइवेट में भी जाए तो उसको खर्चा ना लगे। S2 जो गांव में है, शहरों में पट्टे हैं, वो पट्टे लोगों के नाम पर दिए जाने चाहिए, और जिनको घर नहीं है 650 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया का मकान होना चाहिए। S2 स्किल्स यानी कौशल, टैलेंट डेवलपमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी यानी प्रोविडेंट फंड, पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ये होना चाहिए। और R2 यानी रिप्रेजेंटेशन, यानी तमाम महिलाओं को, तमाम SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोगों को भारत की तमाम संस्थाओं में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कॉलेजियम ने भारत में SC ST और महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए, वो कंसिडर किया। मैं जो पिछले 3 सालों से कह रहा हूं कि भारत के जुडिशरी में रिजर्वेशन लाने की जरूरत है, और जो मैंने 2 बिल मानव अधिकारों के संसद को दिए, उसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उनको भी सद्बुद्धि आई और उन्होंने देश के इतिहास में पहली बार जजेस के अपॉइंटमेंट में SC ST और महिलाओं को जो है वो लिया। ये काम जो है वो API के वजह से देश के अंदर में हुआ। और आरक्षण को, OBC का आरक्षण ये 27% से बढ़ा के 45% किया जाना चाहिए। SC ST का आरक्षण 22.5% से बढ़ाकर 25% किया जाना चाहिए। OBC का बजट में सब प्लान बनाया जाना चाहिए। जुडिशरी में आरक्षण को एक्सटेंड किया जाना चाहिए। मिलिट्री आर्म्ड फोर्सेस में आरक्षण को विस्तारित किया जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का एक तरीका अफर्मेटिव एक्शन को एक्सपांड किया जाना चाहिए। और देश में जो 100 लाख करोड़ की काली संपत्ति है, उस काली संपत्ति को 70-80% बाहर निकाल के वो इस E4 S2 R2 के पॉलिसी पर यदि खर्चा कर दी जाए तो भारत में 10 साल में केवल गरीबी ही दूर नहीं हो सकती है, केवल विषमता ही कम नहीं हो सकती है, भारत का हर गरीब मिनिमम तौर पे अमीर हो सकता है, मिनिमम तौर पर अमीर हो सकता है, मिनिमम तौर पर अमीर हो सकता है। ये पॉलिसी अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया लाना चाहती है, और ये काम मैं देश में करके रहूंगा। जब तक मैं संसद में नहीं जाता, ये 5 साल मैं बीजेपी गवर्नमेंट को मजबूर कर दूंगा कि वो देश के लोगों के साथ, देश के संविधान के साथ कोई गलत काम ना करे, देश के लोग, देश का संविधान और देश के साथ कोई गलत काम ना करे। ये मैं नरेंद्र मोदी जी को जो है वो ट्रैक पर रखूंगा। और आप लोगों का यदि साथ रहा तो आज आपने जो ये सभा सम्मेलन किया, जो आयोजन किया, केवल वो आयोजन करके शांत ना रहिए। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का सोच समझकर सदस्य बनिए, बूथ कमेटी को बनाइए, सेक्टर कमेटी बनाइए। जिन लोगों को चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ने की तैयारी लगाइए, कीजिए, और अपना वोट 500 रुपये 1000 रुपये में बेचने की आदत को जिस दिन आप छोड़ देंगे, उस दिन आप यहाँ नहीं, आप रायपुर के विधानसभा में बैठे होंगे और दिल्ली के पार्लियामेंट में बैठे होंगे। आप लोग इस बात को करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, और अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जय सेवा, जय भीम, जय प्रबुद्ध गोंडवाना लैंड।